तो दोस्तों आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के सीजन 5 के एपिसोड 6 और 7 को, जिसमें कि मैं कवर करूंगा टोटल 7 चैप्टर्स को, जो कि होंगे चैप्टर नंबर 154 से 160 तक। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इसके बाकी के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाकर देख सकते हो। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं एपिसोड नंबर 6 और 7 को। तो लास्ट एपिसोड में तांजीरो ने अकाजा का सर काट दिया था, मगर तब भी अकाजा अपनी बिना सर की बॉडी से फाइट कर रहा होता है और उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसे रुकने के लिए कह रही होती है। तो अब एपिसोड की शुरुआत में गियू के राइट हैंड में कुछ भी फील नहीं हो रहा था और ना ही उसे अपने लेफ्ट ईयर से कुछ सुनाई दे रहा था, मतलब शायद उसके ये 2 पार्ट्स बुरी तरह डैमेज हुए होंगे। खैर, मगर गियू कहता है कि वो तांजीरो को प्रोटेक्ट करेगा जैसे तांजीरो ने उसको किया था, और वो अब अपने किसी भी दोस्त या किसी की भी फैमिली को मरने नहीं देगा। वो लड़की जो कि अकाजा को दिख रही होती है वो अकाजा को रुकने के लिए बोलती है, मगर अकाजा बोलता है कि उसे उनको मारना होगा ताकि वो ताकतवर बने, ताकि वो अपने डैड के लिए मेडिसिन लाए। जब वो किसी का वॉलेट चुराए तो वो तेज भाग सके, जब दूसरे लोग उसे मारना है तो वो उन्हें ही पीट सके, जब उसे मजिस्ट्रेट में ले जाकर पीटा जाए तो वो खुद को बचा सके। मतलब अकाजा अपना पास्ट को बता रहा होता है कि उसने क्या क्या सफ़र किया जब वो वीक था। फिर हमें पता चलता है कि अकाजा बचपन में बहुत पॉकेट मारा करता था, जिससे उसे बार बार मजिस्ट्रेट ले जाकर पीटा जाता और वार्निंग भी दी जाती थी। मगर अकाजा किसी से भी नहीं डरता था और मजिस्ट्रेट में सभी को उल्टा जवाब और दे देता था। इन हरकतों की वजह से सब उसे डीमन चाइल्ड भी बुलाने लगे, मगर अकाजा को इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। और एक दिन अकाजा को पता चलता है उसके डैड ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि अकाजा को उन्हीं की वजह से चोरियां करनी पड़ती थी। और जाते वक्त उन्होंने अकाजा को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने अकाजा को एक ईमानदार इंसान बनने के लिए कहा और इसे चोरी करने को मना किया। अकाजा बोलता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है डैड, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अकाजा को कुछ लोग मारने आते हैं जिन्हें अकाजा अकेला ही पीट देता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और अकाजा की तारीफ करता है कि उसने अकेले ही उन आदमियों को पीट दिया। वो आदमी उसे अपने साथ उसके डोजो में चलने को बोलता है, क्योंकि उसके पास कोई स्टूडेंट नहीं था। अब जिन लोगों को डोजो का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं कि डोजो एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां मार्शल आर्ट और मेडिटेशन जैसी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं या सीखते हैं। खैर, अकाजा उसे भी मारने की धमकी देता है, मगर वो उसके टैटू को देखता है और बोलता है कि तुम तो ईडो क्रिमिनल हो ना। ईडो टोक्यो का पुराना नाम था। खैर, अकाजा अब उस पर अटैक कर देता है, मगर वो आदमी अपनी मार्शल आर्ट स्किल की मदद से उसे ज़मीन पर गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि अकाजा उसके साथ उसके डोजो में चला जाता है मार्शल आर्ट सीखने। उस आदमी का नाम केजो होता है। वो बताता है कि उसके पास कोई स्टूडेंट नहीं है और वो एक बेयर फिस्टेड मार्शल आर्ट सिखाता है जिसका नाम है सोर्यू। केजो सबसे पहले अकाजा को उसकी बीमार बेटी का ख्याल रखने को बोलता है, क्योंकि उसे काम पर जाना होता है। अकाजा इसके लिए मान जाता है। फिर वो अकाजा को अपनी बेटी कोयुकी से मिलाता है। फिर केजो वहाँ से चला जाता है और कोयुकी अकाजा के चेहरे को देखकर बोलती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। अकाजा कोयुकी का अच्छे से ख्याल रखने लग जाता है, उसके सर पर गीला कपड़ा रखता है, उसे खाना खिलाता है और पानी भी पिलाता है, क्योंकि कोयुकी की बॉडी बहुत वीक होती है। मगर ये काम अकाजा के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसने उसके बीमार और बहुत कमज़ोर डैड को भी संभाला और उनका ख्याल रखा था। अकाजा का रियल नेम तब हाकुजी होता है। फिर हमें पता चलता है कि केजो को ये जगह और ये डोजो एक बूढ़ा आदमी ने इनाम के तौर पर दिया था। एक बार उस बूढ़े आदमी को कुछ लोग मार रहे थे तो केजो ने उस बूढ़े आदमी को बचा लिया और बाकी सबको अपनी सोर्यू टेक्निक से पीट दिया। तब उस बूढ़े आदमी ने उसकी ज़मीन और डोजो को केजो को गिफ्ट कर दिया था, क्योंकि उसका वैसा भी कोई बेटा नहीं था। फिर 3 साल बाद कोयुकी अब ठीक हो जाती है। केजो हाकुजी को उसका डोजो देने की बात करता है और साथ ही उसकी बेटी कोयुकी भी। तब से हाकुजी कसम खाता है कि वो अब से 2 लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देगा, और वो है केजो और कोयुकी। हाकुजी अपने डैड की ग्रेव के पास जाकर उसके डैड को उसकी शादी के बारे में बताता है, मगर सनसेट होने से पहले जब तक वो डोजो पहुंचता है तो वो देखता है कि केजो और कोयुकी की मौत हो चुकी थी, क्योंकि किसी ने कुएं के अंदर जहर मिला लिया था जिसका पानी पीकर उन दोनों की मौत हो गई। और ये काम उन लोगों ने किया है जो कि उस डोजो को बंद करवाने हड़पना चाहते थे, क्योंकि वो फाइट में हाकुजी और केजो को नहीं हरा सकते थे। फिर हाकुजी वो सारे प्रोमिसेस याद करता है जो कि उसने कोयुकी से किए थे जब वो दोनों बच्चे थे और कोयुकी बीमार रहती थी और फायरवर्क्स देखने नहीं जा पाती थी। तो हाकुजी उसे हौसला देता और कहता कि वो लोग अगले साल फायरवर्क्स देखेंगे, जिसने कोयुकी को जिंदा रखा। कोयुकी जब छोटी थी और बीमार रहती थी तो उसकी मॉम उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। मगर जब कोयुकी ठीक हुई और वो दोनों फायरवर्क्स देखने गए, कोयुकी ने हाकुजी को प्रपोज किया और हाकुजी ने हाँ कर दी थी और कहा था कि वो जिंदगी भर उसको प्रोटेक्ट करेगा। मगर हाकुजी इन सभी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। हाकुजी गुस्से में अपने पास वाले केंजुत्सु डोजो में जाकर वहाँ के 67 बच्चों को सिर्फ अपने हाथों से मार देता है और पूरे सीलिंग में खून, दिमाग, आंखें, हाथ और पैरों का ढेर लग जाता है। वहाँ की एक मेड जो कि बच जाती है वो इस चीज को देखकर पागल हो जाती है। हाकुजी वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके सामने एक आदमी चल कर आ रहा होता है जो कि था मुजान किबित्सुजी। हाकुजी मुजान को धमकी देता है कि वो चला जाए वरना वो उसे भी मार देगा, मगर तभी
मुजान अपना हाथ हाकुजी के सिर में घुसाकर आर पार कर देता है और बोलता है कि वो 12 पावरफुल डीमन बना रहा है। और वो आगे बोलता है कि मैं जो भी मेरा खून तुम्हें दूंगा उसे पीकर क्या तुम जिंदा रह पाओगे। मगर अकाजा बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अकाजा बताता है कि तभी से वो एक डीमन बन गया और अपनी सारी मेमोरीज को भूल गया और एक के बाद एक लोगों को मारता गया। अकाजा को धीरे धीरे उसकी मेमोरीज याद आने लगती है और वो बोलता है कि वो उस दुनिया में नहीं जीना चाहता जहां उसने उसके 3 खास लोगों को खोया था, जो कि उसके डैड, केजो और कोयुकी। अकाजा ये सब याद ही कर रहा होता है कि तब तक तांजीरो को होश आ जाता है। मगर हम देखते हैं कि अकाजा अपना हेड रीजनरेट करने लगता है। तांजीरो ये देख चौंक जाता है और अकाजा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर अकाजा भी अपनी डिस्ट्रक्टिव किल की ऑब्लिडेशन स्टाइल से गियू पर अटैक करता है। तांजीरो अकाजा की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि उसके हाथों से उसकी कटाना स्लिप हो जाती है और गिर जाती है, क्योंकि अब उसके हाथों में जरा सी भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। मगर तब भी बिना कटाने के तांजीरो अकाजा के फेस पर मुक्के मारने लगता है। मगर अकाजा को अपनी मेमोरीज फिर से याद आने लगती है और वो सोचता है कि उसने अपने मास्टर केजो से जो सोर्यू स्टाइल सीखा उस पर उसने दाग लगा दिया लोगों को मारकर, और वो अपने डैड के कहे आखिरी शब्दों को भी नहीं निभा पाया। तांजीरो देखता है अकाजा अपनी डिस्ट्रक्टिव किल स्टाइल यूज करने वाला है, जो कि उसने रेंगोकू पर यूज किया था, जिसकी रेंज में गियू है। मगर तभी गियू तांजीरो को पकड़कर अकाजा से दूर कूद जाता है। तभी तांजीरो गियू देखते हैं कि अकाजा ने अपना अटैक खुद पर जानबूझ के मार लिया, जो कि इतना पावरफुल था कि अकाजा के चीथड़े उड़ गए। तांजीरो सोच में पड़ जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और तांजीरो बताता है कि उसने कुछ देर पहले अकाजा की थैंक्स की फीलिंग को स्मेल किया और वो मरने से पहले स्माइल कर रहा था। अकाजा रीजनरेट नहीं कर रहा था और हार मान लेता है और कहता है कि वो बस नर्क में जाना चाहता है, एक इंसान की तरह। फिर अकाजा अपने आफ्टर लाइफ में अपने डैड को देखता है और उनसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। उसके डैड बोलते हैं कि वो ठीक है। तभी अकाजा अपने डैड के सामने झुक के माफी मांगता है कि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए। तभी उसके डैड की जगह वहाँ उसके मास्टर केज़ो आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे हाकुजी, भले ही उसके लिए हम खुद स्वर्ग न जाए। अकाजा देखता है कि ये तो उसके मास्टर हैं। तभी उसके मास्टर की जगह वो मुजान को देखता है, जो कि उसके बाल खींचकर बोलता है कि क्या तुम्हें और स्ट्रांग नहीं बनना अकाजा, क्या तुम ऐसे ही जाने दोगे। अकाजा फिर मुजान की बात मान जाता है और बोलता है हाँ मैं और स्ट्रांग बनूंगा और सबको मार दूंगा। मगर वो तभी देखता है कि मुजान के हाथ की जगह किसी लड़की के हाथ होते हैं और वो होते हैं कोयुकी के। अकाजा फिर रोते हुए कोयुकी से बार बार माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया और वो उसके प्रॉमिस को नहीं निभा पाया। अकाजा उससे बार बार बस माफी ही मांग रहा होता है। कोयुकी बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं खुश हूँ कि तुम वापस हाकुजी बन गए और तुम्हें हम सब याद हैं। अकाजा रोते हुए कोयुकी को गले लगा लेता है। तांजीरो देखता है कि अकाजा मर रहा है और वो मरते मरते किसी को गले लगा रहा है। अकाजा अब अपनी आफ्टर लाइफ में चला जाता है और अपने परिवार से मिलता है। तांजीरो भी तब तक बेहोश हो जाता है और वहाँ दूसरी तरफ कासुगाए क्रो भी जाकर सबको बता देता है कि गियू और तांजीरो ने अकाजा को मार दिया है। फिर हम कोकोशिबो को देखते हैं, जिसे कि अकाजा की प्रेजेंस फील नहीं हो रही थी और वो इस बात से हैरान था कि वो मर गया। फिर हम डोमा को देखते हैं, जिसे भी ये बात पता चल जाती है, मगर डोमा इस पर ध्यान नहीं देता। डोमा के साथ इस वक्त कानाओ लड़ रही थी। डोमा झूठ मार कर दुख मनाते हुए कानाओ को बताता है कि अकाजा ने आज तक किसी भी औरत को नहीं खाया था, इवन उन्हें मारा भी नहीं था। डोमा उसे हमेशा कहता कि उनमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तुम और स्ट्रांग बन जाओगे, मगर वो फिर भी नहीं माना और वो मारा गया। डोमा अब झूठ मार कर रोने लगता है। कानाओ उसे नाटक बंद करने के लिए बोलती है। कानाओ आगे उसे बोलती है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मारा गया मगर फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है। डोमा उसे बोलता है क्योंकि वो एक डीमन है। कानाओ उसे बोलती है कि जो भी इस दुनिया में पैदा होता है उसे हर एक फीलिंग आती है, जैसे गुस्सा, प्यार और भी कई। तुम डीमंस में भी हम ह्यूमंस की तरह पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, जिससे कि तुम्हारा फेस लाल हो जाना चाहिए गुस्से से। कानाओ अब आगे उसकी बेइज्जती करते हुए बोलती है कि तुम्हारी लाइफ बेकार है, मीनिंगलेस है, पॉइंटलेस है, तुम पैदा ही क्यों हुए। डोमा उस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता और कानाओ पर अपने फैन से अटैक कर देता है, मगर कानाओ उससे बचकर डोमा के पेट को काट देती है। मगर डोमा भी तुरंत उसे अपने फैन से दूर फेंक देता है। डोमा बोलता है कि कानाओ उस हाशिरा लड़की से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो उसकी पाउडर्ड आइस को इनहेल नहीं कर रही थी, जिसका मतलब है कि उसने अपनी ब्रीदिंग को रोक के रखा है इतनी टफ सिचुएशन में। कानाओ उस वक्त किसी तरह खुद को संभाल पा रही थी। कानाओ को अपने पूरे शरीर में हर जगह अपनी ताकत इस्तेमाल करनी होगी, नहीं तो वो मारी जाएगी। और उसने आज तक जितने भी डीमन से फाइट करी है, इसके आगे तो वो सब बच्चे हैं। कानाओ फिर अपनी फ्लावर ब्रीदिंग की 5th फॉर्म पियोनी फ्यूटिलिटी से अटैक करती है, मगर ये अटैक डोमा के लिए सिर्फ एक मजाक सा था। फिर डोमा अपनी ब्लड डीमन टेक्निक स्नोफॉल इन अ विल्टेड गार्डन से अटैक करता है, मगर कानाओ भी डोमा के अटैक को रोककर अपनी 2nd फॉर्म प्लम स्पिरिट को यूज करती है, जिससे डोमा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। डोमा एक चीज नोटिस करता है कि कानाओ उसके बॉडी पार्ट्स को देखकर उसकी नेक्स्ट मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर लेती है। डोमा फिर सोचता है कि क्यों ना इसकी ये 2 आंखें ही निकाल ली जाए। ये बोलते ही डोमा कानाओ पर अटैक कर देता है,
मगर कानाओ भी उछल के अपने सिक्स्थ फॉर्म स्वर्लिंग पीस से अटैक कर दिए, मगर डोमा फिर से इससे बच जाता है। फिर डोमा अपनी ब्लड डीमन टेक्निक फ्रोजन क्लाउड से अटैक करता है, जिससे कि कुछ क्लाउड जैसी बर्फ अपीयर होती है। और ये टेक्निक इतनी खतरनाक थी कि अगर कानाओ ने अपनी आंखें बंद नहीं करी तो उसकी आंखें जम जाएगी। कानाओ वहां से पीछे हटने लगती है, मगर डोमा एक और अटैक करता है अपनी ब्लड डीमन टेक्निक वाइन लोटस से, जिससे कि कुछ जमे हुए लोटस कानाओ की तरफ आगे बढ़ते हैं, मगर कानाओ उसे किसी तरह बच रही थी। मगर डोमा फिर से एक और अटैक करता है व्हाइट ब्लिजार्ड प्रिंसेस से, जिससे कि बर्फ के ड्रिपस्टोन्स जमीन में से निकल रहे थे और कुछ कानाओ के सिर पर आ गिर रहे थे। डोमा कानाओ के बोलता है कि तुम तो दूर भाग रही हो, पास आकर फाइट करो, नहीं तो तुम मेरा हेड नहीं काट पाओगी। और डोमा तभी वहां से गायब हो जाता है। तभी कानाओ देखती है कि उसकी स्वॉर्ड भी गायब हो चुकी है, और तभी कानाओ के पीछे डोमा खड़ा होता है और उसके हाथ में कानाओ की स्वॉर्ड होती है। और डोमा उसे वहीं गाड़ देता है और बोलता है कि यहाँ आकर इसे ले जाओ। फिर डोमा अपनी ब्लड डीमन टेक्निक स्कैटर्ड लोटस से अटैक करता है, जिससे कानाओ बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रही होती है। मगर तभी वहां इनोसुके आ जाता है और वो अपनी बीस्ट ब्रीदिंग की फिफ्थ फैंग मैड क्लीव से अटैक करता है। कानाओ देखती है कि इनोसुके को जरा भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो एक्साइटेड और था। इनोसुके कानाओ से पूछता है कि क्या शिनोबु जिंदा है। डोमा बीच में बोलता है कि ऑफ कोर्स वो जिंदा है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने उसे खा लिया और अब उसे जरा भी दर्द फील नहीं हो रहा है। इनोसुके शिनोबु के बारे में सुनते ही डोमा पर बीस्ट ब्रीदिंग की फोर्थ फैंग मीन्स 2 बिट्स से अटैक करता है, मगर डोमा इससे बचकर उस पर अपने फैन से अटैक करता है। मगर इनोसुके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से बच जाता है और कानाओ को उसकी स्वॉर्ड वापस लाकर देता है। फिर डोमा उन पर आगे बढ़ते हुए अटैक करता है और इनोसुके भी डोमा से फाइट करता है और उसके पेट पर एक लात मारकर उसे दूर कर देता है। डोमा देखता है कि इनोसुके उससे काफी दूर है, फिर भी वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, और तभी डोमा के फेस पर एक कट लग जाता है। इनोसुके ने उस पर अपनी बीस्ट ब्रीदिंग की नाइट फैंग गॉडली अनड्यूलेटिंग स्लाइस से अटैक करा था, जो कि मिस होकर उसके फेस पर लग गया। वैसे इनोसुके अपने बॉडी पार्ट्स के जॉइंट्स को डिसलोकेट करके लड़ रहा था, जो कि डोमा को समझ आ जाता है और डोमा उसकी तारीफ भी करता है। इनोसुके भी बोलता है कि उससे कोई जीत नहीं सकता, मगर तभी इनोसुके देखता है कि डोमा के हाथ में उसका मास्क है। इनोसुके उसे उसका मास्क वापस करने के लिए बोलता है। डोमा इनोसुके के फेस को देखकर बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, हम पहले भी मिले हैं। इनोसुके उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि हम पहले कभी नहीं मिले। कानाओ उसे शांत कराती है और बोलती है कि ये तो बस बकवास कर रहा है। और तभी डोमा अपनी एक उंगली अपने सर में डाल देता है और उनको कुछ बताता है। एक औरत जो कि करीब 17-18 साल की थी, वो अपने बच्चे को गोद में लेकर कहीं जा रही थी। उसके हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ उसे बहुत पीटा करते, जिससे वो अंधी भी हो गई थी और उसका पूरा फेस खराब हो गया था। मगर जब डोमा ने उसे छुआ तो वो बिल्कुल ठीक हो गई और उस औरत का चेहरा सेम इनोसुके से मिलता था। डोमा उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारी मदर थी। इनोसुके उसे चिल्लाते हुए बताता है कि उसे बोर्स ने जन्म दिया है और वो उन्हीं के बीच पला बड़ा है। डोमा उसको बोलता है कि तुम एक इंसान के बच्चे हो, और इनोसुके अपनी बीस्ट ब्रीदिंग की फिफ्थ फैंग से उस पर अटैक करने ही वाला था कि डोमा उसके शरीर पर अपने फैन से बहुत सारे कट मार देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। डोमा उसे बोलता है कि जब तक मेरी बात पूरी ना हो तब तक सुनो। डोमा उसे बताता है कि उसे उसकी मॉम को खाने के कोई इंटेंशन नहीं थे। उसकी मॉम उसे हमेशा अपने साथ कैरी करती और उसके लिए गाना गाती, जो कि कुछ पिंकी प्रॉमिस था। इनोसुके को अपनी मॉम का वो गाना अब याद आने लगता है। डोमा उसे आगे बताता है कि वो तो उसे अपने साथ ले आया था और उसे अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा था, मगर एक दिन उसकी मॉम ने डोमा को कुछ लोगों को खाते हुए देख लिया और उसने डोमा की इंसल्ट करके वहां से भाग गई। भागते भागते वो एक जगह पहुंचती है जहां आगे रास्ता नहीं था और नीचे पानी था, तो उसने इनोसुके को डोमा से बचाने के लिए उसे पानी में फेंक दिया। और तभी उसकी मॉम के पीछे से वहां डोमा आता है और उसकी मॉम को खा जाता है। इनोसुके को अपनी मॉम की मेमोरीज याद आने लगती है और उसे अब बहुत गुस्सा आने लगता है कि डोमा ने उसकी मॉम को खा लिया। इनोसुके डोमा की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है कि थैंक यू, तुमने मुझे सब याद दिला दिया, मगर अब मैं सिर्फ तुम्हारा सर नहीं काटूंगा बल्कि तुम्हें बताऊंगा कि असली नरक क्या होता है। और इनोसुके डोमा पर अटैक करने लगता है। खैर, इसी के साथ हमारे डीमन स्लेयर के सीजन 5 के एपिसोड 6 और 7 खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें एपिसोड्स और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।